गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 21 जुलाई 2021 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ आ रही है पेगासुस स्पाईवेयर रॉक्स पार्लियामेंट। क्या मतलब है इसका? दोस्तों आपको पता है हमारा मानसून सत्र जो है वो लोकसभा राज्यसभा में स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोकसभा की जो मीटिंग हो रही थी उस टाइम पर क्या हुआ, डिबेट के टाइम पर अपोजिशन पार्टी ने इतना ज़्यादा हल्ला मचा दिया है कि मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना पड़ा। रीज़न उसके पीछे कि अपोजिशन पार्टी वाले ये कह रहे थे ये जो पेगासूस वाला इशू है, जो गवर्नमेंट ये फ़ोन के जो डेटा, पर्सनल डेटा ले रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो दोस्तों इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि पार्लियामेंट के अंदर इस डिबेट को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को बोला था कि आपको जो है अपने पास रिलीजियस को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ह्यूमंस की लाइफ को पहली प्रायोरिटी देनी है। दोस्तों पूरा मुद्दा ये था कि केरला गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जैसे ईद है 21 और 22 तारीख को जो ईद है, इसके अंदर कोविड-19 जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलोअप करने के लिए मना कर दिया जाए सिर्फ 2 दिन के लिए, ताकि अपना फेस्टिवल तरीके से मना पाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, पहले राइट टू डिग्निटी, एक इंसान को जीने का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद वो फेस्टिवल तो मनाता ही रहेगा। यानी फेस्टिवल के चलते कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को तोड़ेंगे, बाद में कोविड-19 फैलाने में यही लोग काम आएंगे, तो ये चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आप अपने डिसीजन को नहीं बदलोगे तो मजबूरन फिर हमें आपके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट जो है चीज़ों को मान गई है और ये बात सच है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ और हेल्थ, इसका वायलेशन किया गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि 2/3 ऑफ इंडियन हैव एंटीबॉडीज शो ICMR सर्वे। दोस्तों ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने अपने पास एक सर्वे किया और ये पाया कि जिन लोगों ने वैक्सीन्स लगवा ली हैं उनमें से 2/3 पॉपुलेशन की जो एंटीबॉडीज़ है वो बनना शुरू हो गई हैं और जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में एक थोड़ी सी नेगेटिव ये चीज़ है कि इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है। तो वैसे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सुनने में अच्छा लगा कि हाँ भाई 2/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारी क्या है, एंटीबॉडीज़ फ्री है, कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, नो डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड। अभी कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है या कोई भी ऐसी डेथ नहीं हो रही है जो कि ऑक्सीजन की कमी के चलते चल रही है। मैं इसमें गवर्नमेंट की कोई वाहवाही नहीं करूँगा, बिकॉज ये तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इस टाइम ज़रूरत भी नहीं है तो डेथ होंगी भी नहीं। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये चीज़ गवर्नमेंट तब बोलती तो अच्छा लगता, जिस टाइम कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उस टाइम पर अगर गवर्नमेंट ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई सही तरीके से करता तो ये रिपोर्ट सुनने में और जानने में बहुत अच्छी लगती है। अभी इस टाइम तो वैसे भी कोविड-19 केसेस कम है, तो क्योंकि केसेस कम है तो ऑक्सीजन की जो जितनी सप्लाई है उतने से डिमांड हमारी पूरी हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की ये अभी नहीं करनी चाहिए थी, ये तब करनी चाहिए थी जब गवर्नमेंट ये बोलती कि देखो अभी इतना ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ है, इसके बावजूद हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, तब मानने वाली बात होती है। बट हमें सीखना ये है यहाँ से कि अभी हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी है जितनी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा केस डेथ का नहीं आ रहा है जिसमें ये बोला जा सके कि ऑक्सीजन के चलते इसकी डेथ हुई है। बाकी यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, ये कोई नदी या नाला नहीं है, ये हमारी रोड्स हैं। एक जिसे बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग रोड्स बनाते हैं जिसमें पानी भरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों हमारे इंजीनियर मल्टीटास्कर हैं, वो रोड के साथ साथ नदी नालों का भी ख्याल रखते हैं कि कल को अगर कोई दिक्कत आए तो ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं क्या बोलूँ आपको कि पूरी इंडिया के अंदर वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप देख सकते हैं क्या हालात हो रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से रोड्स का नाला बन चुका है, नदी बन चुकी है, इससे कितने सारे जो जल जीवन होता है वो अफेक्ट होते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को अफेक्ट डालता है। आप सोच नहीं सकते एक बारिश से हमारे बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस इम्पैक्ट से इकॉनमी की GDP पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोच के देखो, अगर पानी भरा रहेगा लोग अपने बिजनेस को नहीं ओपन कर पाएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, जो उतना सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसका GDP पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमें भी नहीं पता होता। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें तो अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जो है अपना नया एडमिशन पोर्टल लॉन्च करने की बात बोली है, जो कि नेक्स्ट वीकेंड तक, इसी वीकेंड तक आ जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अपनी नई वेबसाइट बना रहे हैं? नहीं दोस्तों, उसी वेबसाइट के अंदर एक नया पेज डालेंगे जिसके अंदर नए सेशन के एडमिशन शुरू होंगे, उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क के क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर कई टाइप के आपके सर्वे कंडक्ट कराई जाएंगी, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में क्या क्या चीज़ें अच्छी होती है और क्या नहीं। इसके लिए उन्होंने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जो कि इस वीकेंड तक आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर
तो इस वाले न्यूज़ में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर जो कोविड-19 में जो कोविड-शील्ड है उसका स्टॉक कम हो गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितने लोगों की सेकंड डोज लगनी है एटलीस्ट उन लोगों के लिए आप अपनी वैक्सीन को रिजर्व कर लो। मतलब जैसे कहा गया है रिपोर्ट के थ्रू, जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है उसने ये बोला है कि अगर किसी पर्सन ने फर्स्ट वैक्सीन लगा ली बट उसे टाइम पर सेकंड वैक्सीन नहीं मिली, तो जो फर्स्ट वैक्सीन लगाई है उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा जब तक सेकंड वैक्सीन को टाइम पर ना लगाया जाए। तो इस बात को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने सोचा कि अगर सेकंड वैक्सीन लगने में देरी होगी या नहीं लग पाई तो फर्स्ट वैक्सीन जो लगाई है वो भी हमारी बर्बाद चली आएगी। और आप जानते हो वैक्सीनेशन को अगर आप वेस्ट करते हो तो ये एक क्राइम की तरह माना जाएगा, यानी जैसे आप ह्यूमन की डेथ करते हो उस पर जो आपका केस चलता है कुछ ऐसे ही केस इसमें भी चलेगा। तो इस बात को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो कोविड शील्ड है उसको 80% स्टॉक कर लिया गया है। और ये 80% फर्स्ट डोज वालों के लिए नहीं है, ये सेकंड डोज वालों के लिए, कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई थी अब सेकंड लगनी है उनके लिए हम पहले से कोविड शील्ड को क्या कर दें, रिजर्व कर दें, जिससे स्कैरसिटी ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि आजकल जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई पर्सन क्लास 10th में है, अब लॉकडाउन के चलते वो क्लास 11th भी घर पे पढ़ा, क्लास 12th भी घर पे पढ़ा, अब उसका रिजल्ट आने वाला है या वो पास हो जाएगा, तो इससे उसकी एक्टिविटीज़ पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इमोशंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब स्टूडेंट जो फिजिकल क्लासेस अटेंड करता है वहाँ पे जाता है तो वो पीर रिव्यू करना सीखता है, वो ग्रुप डिस्कशन करना सीखता है, वो ग्रुप में कैसे सर्वाइव करना है वो सारी चीज़ सीखता है। ये जो सीखने वाली स्टेज होती है वो अपनी लाइफ में वो जी ही नहीं पाया। तो ऐसे में आगे चल के जब वो कॉलेज लेवल पे जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होंगे उसके बीच में, तो वहाँ उस चीज़ को कमी महसूस होगी। और ये एक स्टूडेंट का इमोशन है जो अफेक्ट हुआ है, जो इंटरनली है, मतलब एक्सटर्नली आपको नहीं पता चला है किसी भी स्टूडेंट में, लेकिन इंटरनली उसकी ये चीज़ें वीक हो गई। इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक चिंता व्यक्त की है कि आने वाले टाइम में हम ऐसा क्या करें कि इन बच्चों की ये जो मेंटल एबिलिटी जो ख़राब हो रही है इसको हम सुधार पाए, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसको लेकर आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट कैंपेन्स वगैरह लेकर आएगी। जब लेकर आएगी मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद इस पेज पे तो कोई खास ऐसी न्यूज़ है नहीं, यहाँ भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, इस वाले पेज पे भी नहीं है। यहाँ पर एडिटोरियल पार्ट आता है, एक एडिटोरियल पार्ट है आता है स्पाई इन हैंड। यहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है कि 1000 इंडियन फ़ोन है जिनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है, जिसके ज़रिए इजराइल कंपनी जो है स्पाईवेयर उसने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के डेटा निकाले हैं, जिसके अंदर आप ये मान के चलो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इंक्लूड है, मतलब जो गवर्नमेंट के पार्टीज़ के लोग हैं उनके भी डेटाज को निकाला गया है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसराइल कंपनी क्या करना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट आने वाले टाइम के अंदर एक करेक्टिव एक्शंस भी लेने वाली, स्टेप भी लेने वाली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी। ये आर्टिकल ये बोलता है कि जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है तो आसपास के लोगों को उसमें मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। आप जानते हैं ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है जिसको तोड़ के अलग स्टेट बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जो नदी जा रही है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास जो हार्वेस्ट प्लान्स लगे हुए हैं या जो डैम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारे हमारे एरिया के अंदर रहेंगे, ये तेलंगाना के एरिया में नहीं जाएंगे और ना हम इससे तेलंगाना गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे या तेलंगाना के लोगों की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि जो नदी नाले होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। पहली बात, वो आपकी स्टेट से होकर गुजर रहे हैं, डजंट मीन कि वो आपकी स्टेट है। तो ऐसे में अगर आपके पड़ोसी स्टेट को अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके पास एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो आप उसका सरप्लस वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, डेफिसिट है तो एक बात अलग है। तो यहीं पर बात बोली कि जो हमारे यहाँ पर यूनियन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियल गजट में ये निकाला है कि आने वाले टाइम के अंदर जो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है और जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इनमें जो डिले हो रहा है रिवर्स की वजह से, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, जिससे कि जो स्कैरसिटी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसको दूर किया जा सकता है। मतलब इन दोनों पार्टी के पॉलिटिकल व्यू के चलते ऐसा ना हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी मार्केट बबल में बी बस्ट सोन। आने वाले टाइम के अंदर इक्विटी मार्केट में बबल जो है बस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप देखते हैं जब भी स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक पीक पर जाके वो रुक जाते हैं, इसके बाद वो प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि बबल जो होता है ना वो हमेशा फटता है। जैसे गुब्बारा होता है उसमें जब हवा भरते हैं तो पहले तो वो बड़ा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें एक्सेसिव एयर डालते हैं तो क्या होता है, जो वो बस्ट हो जाता है यानी फट जाता है। ठीक वैसे ही अब कहने को आ रहा है कि इक्विटी मार्केट आने वाले टाइम के अंदर बस्ट होने वाली है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस चक्कर में। चलिए जब ये होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ तो आपको एंटनी ब्लिंकन। अच्छा, ये जो एंटनी ब्लिंकन है ये यूएस के सेक्रेटरी हैं। ये इंडिया में विजिट करने वाले हैं, और ये विजिट करते टाइम ये क्या करेंगे, अपने पास कुछ मुद्दों पर मीटिंग करेंगे। ये जैसे न्यू दिल्ली में इनकी विजिट होगी, और ये जो है हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनसे ये मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के अंदर जो अफगानिस्तान का जो रीजन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बात करेंगे जो आपके इसराइल में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर कैसे पीस इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। आप जानते हैं वो इंडिया में विजिट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्हें चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इंडिया के साथ इनको चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया और यूएस के बीच में जो कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब दो कंट्रियां मेंबर बन जाती है आपस में और वो एफटीपी एग्रीमेंट को साइन कर लेती हैं, तो ऐसे में इन दोनों कंट्री जो मेंबर कंट्रीज है इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, यानी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दी जाती है। जैसे आप जानते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूएस का अभी जो मेन चल रहा है वो है न्यू यूएस एमसीए, जिसके तहत मैक्सिको, कनाडा और जो यूएस है वो आपस में क्या करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जिसके तहत जो भी कोई एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है उस पर कोई टैक्सेस नहीं लिए जाते हैं, जिससे जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलता है। कुछ ऐसे ही अब ये एंटनी ब्लिंकन आके बात करने वाले हैं कि इंडिया के साथ वो किस तरह से बायलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, जब वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे तो कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं है। फिर इस पेज पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक आ रही है, इंडिया इज़ वेलकम टू ज्वाइन चाइना साउथ एशियान ग्रुप। अभी क्या है, चाइना वाले बड़े चंट है, ये क्या करते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बाहर बेचते हैं। जैसे मेडिकल की अभी ज़रूरत थी तो इन्होंने क्या किया, जैसे जो भूटान हो गए, म्यांमार हो गए, श्रीलंका हो गए, नेपाल हो गए, इनको असिस्ट किया। इंडिया वालों ने इनकी असिस्टेंट लेने से साफ साफ मना कर दिया। अब चाइना वाले चाहते हैं कि जो इंडिया है वो हमसे असिस्टेंट ले, हमारे ऊपर डिपेंड हो, जो कि इंडिया वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये लोग क्या चाहते हैं कि हम इंडिया को भी शामिल कर लें, लेकिन हम इंडिया वालों को ज़रूरत ही नहीं शामिल होने की, बट ये लोग चाहते हैं कि नहीं, इंडिया को भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि एक बड़ी पावर जो है चाइना जो है वो उभर के आ सके। बट चलो कोई नहीं, हम तो नहीं होने वाले शामिल। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, इस पेज पे तो कोई खास नहीं है। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जाहिर की गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो कहीं ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। बेसिकली क्या होता है ना, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये इंडिया के लिए रिपोर्ट बनाता है, यानी फॉरकास्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इनके हिसाब से ये है कि जो ग्रोथ रेट अभी 10% चल रही है वो आगे बढ़ के 11% हो सकती है। लेकिन इन्होंने एक बात ये भी बोली कि गवर्नमेंट जो ये कह रही है 2 दिसंबर 2021 तक हम हर इंसान को वैक्सीनेट कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए आपको 2022 से 23 लग सकते हैं पूरी वैक्सीनेशन को करने के लिए। और इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आने वाले टाइम के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो फूड की कीमतें हैं, उनमें भारी गिरावट आ सकती है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2 से 6% में ही मेंटेन रहेगा। अब इस बात को लेकर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है वो भी इनकी पॉलिसी को, यानी इनकी प्रोजेक्टेड रिपोर्ट को बेस बना के ही अपने पास क्या करती है, पॉलिसीज़ का रिव्यू करती है। तो इसलिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की जो द्वारा जो रिपोर्ट जाहिर की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप इस पूरी रिपोर्ट की एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं इंडिया की वो टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी है जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती है। मैं बता दूं, अदानी एयरपोर्ट, एक्सिस, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर्स, ग्रासमीन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस,
टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो, ये सारी की सारी। बाकी देखो एक्सचेंज रेट में आपको यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन, ये 5 करेंसी को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो विप्रो है वो आने वाले टाइम के अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है आई क्लाउड के ऊपर। आई क्लाउड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस पे आप अपना डेटा को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट आ रही है कि जो एलआईसी है वो एक नया प्लान लेकर आ रही है जिसका नाम है आरोग्य रक्षा प्लान। इस प्लान के तहत लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम कम से कम रेट पर दिया जाएगा और उनकी हेल्थ को रिस्क कवर किया जाएगा कि कल को अगर वो कम से कम प्रीमियम पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहे तो इस प्लान के तहत वो करा सकते हैं। अब आप जानते हैं ना एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो ये कभी भी प्रॉफिट मोटिव पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जोमेटो ने कहा है कि वो आने वाले टाइम के अंदर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालेगा जो कि होगा $1.26 बिलियन का। मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी आईपीओ या फिर एफपीओ लॉन्च करती है, आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा इशू करना चाहती है और वो फर्स्ट टाइम पैसा इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन वही जब दोबारा वो अपने शेयर्स को बेचती है मार्केट में पैसा रेज करने के लिए तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यार ना, हर कंपनी की लाइफ में एक ही बार आईपीओ होता है और एफपीओ तो वो बार बार कर सकती है। तो यही बात बोली कि जो जोमेटो है वो आने वाले टाइम में $1.26 बिलियन का क्या करने वाली है, आईपीओ करने वाली है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है जिसका हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आज की द हिंदू न्यूज़पेपर को हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो चीज़ें हमने इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ी है उनको जब हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती हैं। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो इस पर आपको ज़रूर मिल जाए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।